हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ने विद शॉर्ट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th सिविक्स चैप्टर 1 ऑन इक्वालिटी। तो आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 7 सिविक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है ऑन इक्वालिटी उसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। तो इसे स्टार्ट कर लेते हैं। The Indian Constitution recognizes every person as a equal. This means that every individuals in the country, including male and female person from all castes, religions, tribes, educational and economic backgrounds are recognized as equal. This is not to be said that inequality ceases to exist. It doesn't, but at least in democracy India, the principle of the equality of all persons is recognized. While earlier no law existed to protect people from discrimination and ill treatment, now there are several that work to see that people are treated with dignity and as equals। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये रिकॉग्नाइज करता है कि जितने भी पर्सन है वो सब क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि भारत देश में एक एक व्यक्ति जो कि मेल है, फीमेल है, किसी भी कास्ट का है, किसी भी रिलीजन का है, कोई भी ट्राइब का है, एजुकेटेड है, नॉन एजुकेटेड है, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है, ये सबसे क्या सब इक्वल ही माने जाएंगे। इनमें से ये जितने भी फैक्टर हैं ये उस आदमी की इक्वालिटी को क्या उसकी इक्वालिटी को क्या नहीं करेगा, असर नहीं करेगा, उसमें क्या, उसमें बाधा नहीं बनेगी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये बताया जा रहा है कि जो इंडिया में जितने भी लोग हैं वो चाहे किसी भी बैकग्राउंड के आते हो उनको इल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा और किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, दिस रिकॉग्निशन ऑन इक्वालिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस in the constitution. First, that every person is equal before the law. What this means is that every person from the president of country to Kanta, a domestic worker, has to obey the same laws. Second, no person can be discriminated against on the basis of their religion, race, caste, place of birth, or whether they are female or male. Third, every person has access to all public places, including playgrounds, hotels, shops, and markets. All person can use publicly available wells, roads, and bathing ghats. Fourth, untouchability has been abolished. The two ways in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in the constitution is first through laws and second through government programs or schemes to help disadvantaged communities. There are several laws in India that protect every person's right to be treated equally. In addition to laws, the government has also set up several schemes to improve the lives of communities and individuals who have been treated unequally for several centuries. These schemes are to ensure greater opportunity for people who have not had this in the past। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बताया गया है कि देखिए, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि इंडिया में चाहे कोई सा भी लोग हो, कैसे भी लोग हो, उन सबको क्या, उनको डिस्क्रिमिनेटेड यानी उनके साथ भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होगा। चाहे वो इंडिया का प्राइम प्रेसिडेंट हो या फिर कोई इंडिया में कोई एक डोमेस्टिक वर्कर हो, यानी कि हमारे राष्ट्रपति से लेकर के एक घर में काम करने वाले लोगों के साथ क्या सेम मतलब कि इनके साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और ये बताया जा रहा है कि प्रेसिडेंट से लेकर के जो हमारा एक डोमेस्टिक वर्कर है वो भी क्या अपने आप में क्या एक तरह से इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि किसी भी इंसान की जो
जो इक्वालिटी होता है, इक्वालिटी होती है उसमें ये डिटरमाइन नहीं करती उसको, इसका ये डिसएडवांटेज नहीं होता कि जो कहाँ पैदा हुआ है, ठीक है, किस जगह पैदा हुआ है, कहाँ किस कास्ट में, किस रेस, इन सब चीज़ों से क्या बिल्कुल अलग रहता है। और ये जो इक्वालिटी है ये ऐसे ही दी नहीं जाती, ये इंडिया में जितने भी पर्सन है, जो भी इंडियन है, उन सबको क्या इक्वालिटी दी जाती है। ऑन द one of the steps taken by the government includes the midday meal scheme. This refers to the program introduced in all government elementary schools to provide children with cooked lunch. Tamil Nadu was the first state in India to introduce this scheme, and in 2001, the Supreme Court asked all state governments to begin this program in their schools within 6 months. This program has had many positive effects. These include the fact that more poor children have begun enrolling and regularly attending school. Teachers reported that earlier children would often go home for lunch and then not return to school, but now with the midday meal being provided in school, their attendance has improved. Their mothers, who earlier had to interrupt their work to feed their children at home during the day, now no longer need to do so. This program has also helped reduce caste prejudice prejudice because children of all castes in the school eat this meal together, and in quite a few places Dalit women have been employed to cook the meal. The midday meal program also helps reduce the hunger of poor students who often come to school and cannot concentrate because their stomachs are empty. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो हमारे गवर्नमेंट होती हैं उन्होंने क्या सबको इक्वालिटी मिले, तो इक्वालिटी में क्या चीज़ आता है, इक्वालिटी मिले तो सब सबको एजुकेशन भी मिलेगी, सबके लिए हेल्थ, यानी कि जितनी सारी चीज़ें होती हैं जो कि बेसिक नीड्स होती है इंसानों की, वो सब भी क्या यहाँ पे सबको ही क्या प्रोवाइड करी जाती है। तो इसमें ये कहा गया है, अब जैसे कि हमारी एक बेसिक नीड है क्या, वो है हमारी एजुकेशन। तो एजुकेशन में क्या करना है, एजुकेशन में ये है, एजुकेशन का मतलब ये है कि अब गरीब बच्चे हैं वो तो इतने पैसे दे करके पढ़ नहीं पाएंगे इतने प्राइवेट स्कूल्स में, ठीक है, कॉन्वेंट स्कूल में, तो वो कैसे पढ़ेंगे। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या गवर्नमेंट स्कूल बनाया है, सरकारी स्कूल, जिसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट स्कूल बनाया है जिसमें क्या होगा, जिसमें फ्री में बच्चे क्या पढ़ाई करते हैं। लेकिन अब वहाँ खाने का सिस्टम क्या है, तो वहाँ पे एक स्कीम बनाई गई है जिसका नाम है मिड डे मील। मिड डे मील में क्या होता है, गरीब बच्चों के लिए वहाँ पे खाना बनाया जाता था। पहले क्या होता था कि गरीब बच्चे घर जाते थे खाना खाने, फिर वो लौट कर ही नहीं आते थे, और जो इनसे इनकी बहुत ही जो अटेंडेंस होती थी वो ख़राब होती थी, और कभी कोई बच्चे स्कूल आते ही नहीं थे क्योंकि उनका पेट बहुत खाली रहता था। तो इसलिए उनको क्या मिड डे मील बुलाया गया, जिससे बच्चे यहाँ आते हैं, खाते हैं और आराम से पढ़ाई करते हैं। While government programs plays an important role in increasing equality of opportunity, there is much that still needs to be done. While the midday meal program has helped increase the enrollment and attendance of poor children in school, there continues to be big differences in our country between schools that the rich attend and those that the poor attend. Even today, there are several schools in the country in which Dalit children are discriminated against and treated unequally. These children are forced into unequal situations in which their dignity is not respected. This is because people refuse to think of them as equal, even though the uh, Equum, even though the law requires it। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स होते थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे कि ताकि सबको क्या इक्वालिटी की अपॉर्चुनिटी मिल सके, और इसकी क्या ज़रूरत भी थी। लेकिन जो मिड डे मील प्रोग्राम्स जो है इन्होंने बहुत सारे हेल्प करा बच्चों को जो कि स्कूल में आते थे। कुछ तो इसीलिए आते थे क्योंकि उनको खाना मिल जाता था वहाँ पे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर आके आना चालू करा।
फिर यहाँ पे जो दलित बच्चे होते थे उनको क्या डिस्क्रिमिनेट किया जाता था और अनइक्वली क्या यहाँ पे ट्रीट किया जाता था, ठीक है। तो वो उन चिल्ड्रन को क्या फोर्स करा जाता था उनको ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर क्या होता था कि उनकी जो डिग्निटी थी वो अफेक्ट होती थी, ठीक है। उनकी डिग्निटी जो थी उसको रिस्पेक्ट नहीं किया जाता था और उन लोगों को पता था कि हम लोग इस कानून के थ्रू अपने डिग्निटी को बचा सकते हैं, लेकिन वो इतने एजुकेटेड ही नहीं होते थे कि जो उनको पता चले। वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ फॉर दिस इज दैट द attitudes changes very slowly. Even though persons are aware that discrimination is against the law, they continue to treat people unequally on the basis of their caste, religion, disability, economic status, and because they are women. It is only when people begin to believe that no one is inferior and that every person deserves to be treated with dignity that present attitudes can change. Establishing equality in a democratic society is a continuous struggle, and one is in which individuals as well as various communities in India contribute to, and you will read more about this in this chapter. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा था कि फिर धीरे धीरे जो लोग हैं उनका स्वभाव, उनका एटीट्यूड जो था वो धीरे धीरे चेंज हुआ, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। फिर बाद में उन्होंने जब आगे कुछ पढ़ाई करी, उनको कहीं ना कहीं सूत्रों से पता चला कि ये जो भेदभाव है उनके साथ, ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये जो कानून के खिलाफ है, ये अगेंस्ट ऑफ द लॉ है, यानी कि लॉ के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। तो फिर क्या ये धीरे धीरे बढ़े, लेकिन तब भी क्या अनइक्वालिटी बहुत सारी चीज़ों में रहती थी, जैसे कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस कि तुम गरीब हो इसलिए, ठीक है। तो इनमें क्या होता था, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। फिर हम लोग यही सब चीज़ों को पढ़ेंगे कि कैसे कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता था और फिर कैसे कैसे ये डिस्क्रिमिनेशन से, हाँ, ये जो लोग हैं ये बाहर निकले। तो अब हमारा जो टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, यानी कि जो इक्वालिटी है इसके क्या क्या इश्यूज होते हैं, यानी इससे क्या दिक्कत होती है किसमें, अदर डेमोक्रेसीज में, ठीक है। हम शायद इसमें हम लोग दूसरे देशों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। You are probably wondering whether India is the only democratic country in which there is inequality and where the struggle for equality continue to exist. The truth is that in many democratic countries around the world, the issue of equality continues to be the key issue around which communities struggle. Issue of equality continues to be the key issue around which community struggle. So, for example, in the United States of America, the African American whose ancestors were the slaves who were brought over from Africa continue to describe their lives today as largely unequal. This despite the fact that there was a movement in the late 1950s to push for equal rights for African Americans. Prior to this, African Americans were treated extremely unequally in the United States and denied equality through law. For example, when traveling by bus, by either had to sit at the back of the bus or get up from their seat whenever a white person wished to sit. Rosa Parks, 1913 to 2005, was an African American woman tired from a long day at work. She refused to give up her seat on a bus to a white man on 1st December 1955. Her refusal that day started a huge agitation against the unequal ways in which African Americans were treated and which came to be known as the Civil Rights Movement. The Civil Rights Act of 1964 prohibited discrimination on the basis of race, religion, or national origin.
It also stated that all school would be open to African American children, and that they would no longer have to attend separate school especially set up for them. However, despite this, a majority of African American continue to be among the poorest in the country. Most African American children can only afford to attend government school that have fewer facilities and poorly qualified teacher as compared to white students who either go to private school or live in areas where the government school are as highly rated as private school. तो यहाँ पे क्या बताया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो ये डिस्क्रिमिनेशन है वो कहाँ कहाँ भी होता था, वो अमेरिका में भी होता है। कैसे? वहाँ अमेरिका में होता है वाइट और ब्लैक, यानी कि वाइट कलर के लोगों में जिनका रेसिज्म, मतलब कि वहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन है वो टोटल रेसिज्म के ऊपर बेस्ड है। तो उसमें क्या होता था कि अफ्रीका में, बहुत पुरानी बात है, कम से ये तब की बात है जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रही थी, ठीक। और फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत पहले हो रही थी। तो उसमें क्या था कि जो अफ्रीका थे वहाँ पे क्या हो रहा था, अफ्रीका में जो बहुत गरीब लोग होते थे तो उनको क्या करा जाता था, दूसरे देशों में एज अ स्लेव, एज अ नौकर दूसरे देशों में बेच दिया जाता था। तो वही जो अफ्रीकन लोग हैं वो जब वहाँ पे पहुँच गए अमेरिका में, तो फिर अमेरिका में उनके बच्चे हुए, तो बच्चे से बच्चे तो वो ब्लैक थे, उनके जीन्स मतलब कि उनके जीन्स, उनका रेसिज्म पूरा क्या ब्लैक ही था, कलर ब्लैक था, तो उनके बच्चे भी ब्लैक हुए। तो वो जो अब वहाँ जो अमेरिकन है वहाँ तो वाइट कलर के लोग होते हैं, तो जो वाइट कलर के लोग होते हैं वो क्या, वो ब्लैक कलर को क्या अभी भी मानते हैं, तो ये तो स्लेव्स के बच्चे हैं, तो उनके साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो एक हमारी अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थे जिनका नाम था रोज़ा पार्क। रोज़ा पार्क ने क्या किया, रोज़ा पार्क मतलब कि वहाँ पे एक ऐसा सिस्टम होता था जैसे कोई एक ब्लैक मैन है, ठीक है, मतलब कि जो ब्लैक पीपल है वो अगर आगे बैठा है सीट में, और अगर वाइट मैन उस बस में चढ़ गया, ठीक है, वाइट मैन अगर उस बस में चढ़ा और अगर उसने बोला कि मुझे यहाँ बैठना है, तो ब्लैक जो पीपल बैठे हैं उनको उठ के पीछे जाना होता था और वाइट मैन को जगह देनी होती थी, तो वाइट पीपल वहाँ पे आकर के बैठते थे। तो एक दिन एक दिन ये जो हमारी रोज़ा पार्क है वो वहीं पे बैठी थी अपनी सीट में, और इनको क्या करना था, मतलब कि बहुत थक गई थी, इन्होंने बहुत काम किया था ऑफिस में, तो बहुत थक गई थी, ठीक है। तो ये आगे की सीट में बैठी थी, तो एक वाइट मैन आए और वो उन्हें उनको बोला कि उठिए मुझे यहाँ बैठना है। तो रोज़ा पार्क ने कह दिया नहीं मैं नहीं दूंगी सीट। और तब से क्या हुआ कि तब से एक यहाँ पे एक मूवमेंट बन गया, एक बहुत ही बड़ा क्या आ गया, एक आंदोलन, मूवमेंट स्टार्ट हो गया, ठीक। वो बोला गया था कब, 1 दिसंबर 1955 को, ठीक। फिर यहाँ पर एक मूवमेंट शुरू हुआ, सिविल राइट मूवमेंट, जो कि शुरू हुआ था कब, मतलब कि ये सिविल शुरू तो बहुत पहले हो गया था, ठीक, मतलब कि 1955 में शुरू हो गया था, और इस को सिविल राइट मूवमेंट कहा जाता था। फिर तभी इनके लिए सिविल राइट एक एक्ट बना, सिविल राइट एक्ट, जिसका एक्ट ऑफ 1964 में एक सिविल राइट एक्ट बना, ठीक। 11 साल बाद, ठीक, 11 साल बाद क्या, 1 दिसंबर हो गया था, 1 महीने बाद, यानी कि 10 साल बाद क्या एक्ट बना, ठीक। तो एक्ट बनने के बाद क्या हुआ कि इसमें अब कोई भी जो ये सीन होता था कि अब इसमें यही बच्चे, मतलब कि उनको उठ के पीछे जाना, ये सब बिल्कुल नहीं होगा। और ये होता था कि जो वाइट पीपल है उनके लिए अलग स्कूल होगा, ब्लैक पीपल होंगे उनके लिए अलग स्कूल होगा। तो ऐसा कुछ नहीं, ये सबको प्रोहिबिट कर दिया गया है, लेकिन ये लॉ बनाया गया है, लेकिन ये अभी भी एक काम होता है। क्या काम होता है? जो रेसिज्म है ये अभी भी वहाँ पे कुछ लोग फेस करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। तो इससे भी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। No country can be described as being completely democratic. There are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy and push for a greater recognition of equality exists as well as new issues. Central to this is the struggle for the recognition of all persons as equal and for their dignity to be maintained. In this book, you will read about how this issue of equality affects various aspects of our daily lives in democratic India.
as you read these chapters, think about whether the equality of people of person as their being able to maintain their dignities upheld। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो चैलेंज होते हैं डेमोक्रेसी के, उसके बारे में हम लोगों को बताया जा रहा है। चैलेंज क्या होते हैं डेमोक्रेसी के? चैलेंज होते हैं डेमोक्रेसी के ये कि हर चीज़, मतलब कि आज तक ऐसी कोई भी कंट्री ये नहीं बोल पाई कि वो 100% क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। ऐसा क्यों नहीं बोल पाई? क्योंकि इतने ना चैलेंजेस होते हैं डेमोक्रेसी में, उनको फेस करना होता है। इनको फेस करना बिल्कुल आसान नहीं होता। ठीक, इतने सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे हो तब जा कर के क्या डेमोक्रेसी बनी। इसलिए दुनिया में आज कोई ऐसी कंट्री है ही नहीं जो 100% क्या है, डेमोक्रेसी है। हमारी जो इंडिया, वो भी क्या 100% डेमोक्रेसी नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था तो कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर था वो भी कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।